It's such a windy day out here today in Moncton. Yes, you heard it right. I'm talking about Moncton because I'm standing in Moncton. मैं सुबह सेंट जॉन से ड्राइव करके सीधा Moncton आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे क्रैंडल यूनिवर्सिटी के बारे में। मैंने सोचा क्यों ना क्रैंडल यूनिवर्सिटी के बारे में एक वीडियो बनाई जाए, डिटेल्स शेयर किए जाए आप लोगों के साथ। तो हियर आई एम स्टैंडिंग इन Moncton, इनफैक्ट स्टैंडिंग इन द कैंपस ऑफ क्रैंडल यूनिवर्सिटी। जो बिल्डिंग देख रहे हो क्रैंडल यूनिवर्सिटी की ही है और यहाँ पे आज हम कई सारी डिटेल्स शेयर करेंगे क्रैंडल यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके प्रोग्राम के बारे में, कैंपस के बारे में। कोशिश करेंगे कैंपस के अंदर जाया जाए और कैंपस का टूर लिया जाए और फिर यहाँ पे Moncton में आसपास राइट पार्ट टाइम जॉब्स, पीआर का आगे क्या हिसाब किताब है राइट न्यू ब्रुंसविक में, और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग राइट। ऑब्वियसली घर रेंट पे आराम से मिल रहे हैं, कितने का मिल रहा है। सो बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे। बट ऑब्वियस ही बात है मैं Moncton में रहता नहीं हूँ और ना ही मैं क्रैंडल में पढ़ता हूँ, तो हमारी मदद करेंगे आज हमारे साथ क्रैंडल यूनिवर्सिटी में ही एक स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर धनंजय। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू धनंजय। हाउ आर यू सर? थैंक्स फॉर योर टाइम। सो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे भी मिलके, और मैं आपका चैनल सर कब से फॉलो कर रहा था और बहुत दिनों से हम प्लान कर रहे थे कि क्रैंडल यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बनाए। तो एक बात हो, तैयार हो? फिर Yes, वीडियो में तैयार हो? कैंपस दिखाओगे? यस, कैंपस दिखाएंगे और बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस है और जो क्वेरीज है उसके ऊपर हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। चलो यार अंदर चलते हैं। इट्स रियली विंडी। इन्होंने तो जैकेट डाली है, मैंने जैकेट नहीं, मेरा स्वेटर से काम नहीं बन रहा, तो अंदर चलते हैं एंड यूनिवर्सिटी के थोड़े से दर्शन करते हैं, थोड़ा गेड़ा मारते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी तो आपकी बहुत ही बढ़िया और शानदार बनी हुई है, बड़ी नई सी लग रही है। तो कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है ये? यूनिवर्सिटी लगभग 70 साल पुरानी है। 1949 में यूनिवर्सिटी फाउंड हुई थी, लेकिन आप जो है नई कंस्ट्रक्शन देख रहे हो 2010 में हुआ था। और यहाँ पे वैसे तो यूनिवर्सिटी का कैंपस 200 एकड़ का है, लेकिन उसके स्मॉल पोर्शन में ही यूनिवर्सिटी ने दो जो मेन बिल्डिंग्स यूनिट्स जो कहते हैं वो बनाया है। और ये जो यूनिवर्सिटी है क्रैंडल यूनिवर्सिटी वो प्राइवेटली फंडेड यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आती है। ओके, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं तो पब्लिक फंड कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ही 100% प्राइवेटली ओन है। यस, वैसा आप कह सकते हो, लेकिन कुछ चैरिटी से डोनेशंस आते हैं, सो इट इज़ अ डोनेशन बेस्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होती स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। और यहाँ के रैंकिंग में तो क्रैंडल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे टॉप रैंकिंग में मास्टर्स डिग्री के लिए। लगभग आपके हिसाब से कितना बच्चा यहाँ पे पढ़ता होगा ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी में? ओवरऑल अगर आप ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट अगर कोर्सेस आप देखते हो तो लगभग 1200 से 1500 स्टूडेंट हर ईयर यहाँ पे आते हैं पढ़ने। एनरोल करते हैं, यस डेफिनेटली। और फैसिलिटीज़ अगर मैं देखूँ यहाँ पे, जैसे बना तो बहुत अच्छा हुआ है। मेरे राइट साइड पे ही मेरे को देखो, पीछे देख रहे हो ग्राउंड कितना बढ़िया सा दिख रहा है राइट। ये ग्राउंड देखो, बहुत बढ़िया ग्राउंड है। एंड इधर पार्किंग फ्री है यहाँ पे? हाँ, पार्किंग फ्री है और के लिए। और क्या फैसिलिटीज़ दी हुई है? फैसिलिटीज़ में वैसे जिम है, उसके बाद स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए अलग सेक्शन है, और स्टूडेंट के लिए बड़ा लाइब्रेरी है और कंप्यूटर लैब है। तो जो भी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जो भी फैसिलिटी चाहिए स्टूडेंट को वो सब है, प्लस अकोमोडेशन भी है। 2 यूनिट्स अकोमोडेशन के हैं। अच्छा, हॉस्टल भी है स्टूडेंट्स? हॉस्टल भी है स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका क्या चार्जेस है हॉस्टल को चाहिए? हॉस्टल का उनका ईयरली पैकेज होता है, तो वो $12,000 तक पैकेज हो सकता है। $12,000? 12 से $15,000 का साल का पैकेज हो सकता है। तो दैट इंक्लूड्स मील्स एज वेल? मील्स का थोड़ा डिफरेंट है। मील्स का यहाँ पे अंदर ही फैसिलिटी है, और मील्स का वो कार्ड दे देते हैं या फिर आपको मंथली पे करना होता है। तो दिखाओगे थोड़ा सा लाइब्रेरी यहाँ पे और कंप्यूटर रूम और जिम है ना?
इधर ये बहुत बड़ा सा कैफेटेरिया है, अभी तो बंद है क्योंकि आज वीकेंड है, संडे, नहीं तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती होगी, भीड़ रहती है ना। ये बहुत बड़ा सा कैफेटेरिया है, मेरे पीछे देख रहे हो, जहाँ पे आप देख रहे हो ग्रिल लगी हुई है। यहाँ पे लंच एंड डिनर मिलता है, पैसे देके ऑब्वियसली, यू हैव टू पे एंड यू हैव टू बाय द फूड। एंड देयर इज़ अनदर स्नैक बार अकॉर्डिंग टू धनंजय, जो कि दूसरी तरफ है, वहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ कॉफ़ी शॉप टाइप, Yes. है ना। और जहाँ पे वो भी देख लेते हैं एक बार। ये कैफ़े शॉप है बेसिकली, जो कि बंद है संडे होने के कारण, एंड यू कैन बाय डोनट्स, चॉकलेट्स, केक्स और यू नो कॉफ़ी स्पेसिफिकली। एंड उसके इस तरफ भी जगह है, बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार बनी हुई है ये यूनिवर्सिटी, जितनी भी बनी हुई है। रंजय ने हमको बताया कि यार ये 2010 में रेनोवेट करके इन्होंने 2 नई बिल्डिंग बनाई थी, और वाकई में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर ना ग्लास लगे हुए हैं, तो काफ़ी न्यूनेस आ रही है कैंपस के अंदर, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मीटिंग रूम है। स्टूडेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो मीटिंग रूम बुक करते हैं, और यहाँ पे जो भी उनकी प्रेजेंटेशन है या फिर जो भी उनका है वो प्रिपेयर करते हैं इस मीटिंग रूम में। अच्छा, मैं पता ये इस वाले मीटिंग रूम को कभी भूलूंगा नहीं, इस खासकर इसी वाले मीटिंग रूम को, क्योंकि मैं क्रैंडल पहले आ चुका हूँ एक बार, और आइल्स का एग्ज़ाम जो होता है ना क्रैंडल यूनिवर्सिटी में पड़ता है, जो मंगटन में होता है, उसका क्रैंडल यूनिवर्सिटी इज़ अ सेंटर। और मुझे याद है जो मेरा इंटरव्यू था या जो स्पीकिंग टेस्ट होता है, वो मेरा इसी रूम में हुआ था। इसी रूम में। हाँ, और हमें सेंट जॉन में बेसिकली डेट्स नहीं मिल रही थी, कोविड टाइम की बात है, और पीआर के लिए आपको आइल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने मंगटन में बुक किया था। और एक मेरे इस तरफ भी है आई थिंक, और यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है उसको हम स्टूडेंट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। जो भी स्टूडेंट, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट को जो प्रिपेयर करना होता है, जैसे आपको CV प्रिपेयर करना है, कुछ कवर लेटर्स प्रिपेयर करने हैं, या फिर प्रोफेशनल राइटिंग में आपको कैसे आप एडवांस हो सकते हो, उसके लिए ये डिपार्टमेंट जो है पूरा हेल्प करता है, असिस्ट करता है। तो धनंजय, आप बेसिकली हो कहाँ से? मैं इंडिया में पुणे सिटी से हूँ। और क्या काम करते थे वहाँ पे? मेरा जो एजुकेशन प्रीवियसली हुआ है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है। और कितने साल का एक्सपीरियंस था? मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। और फिर आप कनाडा कब आए? मैं कनाडा अप्रैल में आया, इस साल में अप्रैल इंटेक में आया। अच्छा, इसी साल 2023 में आए हो? 2023 में आया। और क्या प्रोग्राम लेके आए हो, क्या कोर्स कर रहे हो? मेरा जो 1 साल का प्रोग्राम है वो मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है। तो अगर मैं क्रैंडल की बात करूं, क्रैंडल यूनिवर्सिटी की, तो आपने मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो कोर्स चुना है, हाउ यू ऑप्टेड फॉर दिस, कैसे सेलेक्ट किया? मैंने जो कोर्स सेलेक्ट किया जो है वो 1 साल का कोर्स है। पहली चीज़ मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, और ये जो कोर्स है मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट वो रिलेटेड है कि ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड है कोर्स है। ओके, तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट लगी आपको आने के लिए यहाँ पे? मुझे इसमें जो क्रैंडल यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, वो 6.5 बैंड्स एंड अबो है। ओके, आइल्स में आपने 6.5 एवरेज बताया, तो ईच सब्जेक्ट में क्या चाहिए था, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट थी? वैसा नहीं, 6 के अबो ही लगती है यहाँ पे। अच्छा, मिनिमम 6 इन ईच सब्जेक्ट एंड 6.5 एवरेज। और मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो कोर्स है उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अच्छी बात है। तो आपके पास एक्सपीरियंस पहले था ही 5 साल का, हाँ। और उसके बाद आपने आइल्स में 6.5 बैंड्स लाए ऑन एन एवरेज, एंड दैट्स हाउ यू जस्ट अप्लाइड। उसके अलावा और कोई GRE GMAT दिया आपने? नहीं, मैंने सिर्फ IELTS एग्जाम दिया है। एंड यहाँ पे क्रैंडल के अंदर बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोल करते हैं या अप्लाई करते हैं? सबसे ज़्यादा जो क्रैंडल में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं मास्टर ऑफ मैनेजमेंट के लिए, जो 2 साल का प्रोग्राम रहता है। ओके। और मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट 1 साल का प्रोग्राम रहता है। तो आपका मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट मेरा 1 साल का प्रोग्राम है मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। तो अब आपने जो 2 प्रोग्राम्स बताए मेरे को, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट? मास्टर ऑफ मैनेजमेंट जो 2 साल का कोर्स है उसमें इंटर्नशिप है और एक ब्रेक भी है, 4 महीनों की समर ब्रेक जो जिसे बोलते हैं। ओके। और मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में ना इंटर्नशिप है ना ब्रेक है, आपको कंटिन्यूस 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं।
जिस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने वर्क एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल, तो वो मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के लिए जा सकते हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट को इंडिया में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है, जिसमें उनको 2 साल में पूरा कोर्स स्टडी करना है और जिसमें उनको इंटर्नशिप भी ऑन फील्ड जाके करनी है। और उसके बाद उसको जब स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, तो फील्ड जॉब के वैसे भी चांसेस होते हैं मैनेजमेंट में। तो बेसिकली जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट में इजीली अप्लाई कर सकता है, उसकी एप्लीकेशन इजीली शॉर्टलिस्ट हो सकती है। बट जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं वो जो है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में, मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में अप्लाई करें। तो अगर मैं पूछूं क्रेडिट्स कितने पढ़ रहे हो आप इन दोनों कोर्सेज में? मास्टर ऑफ मैनेजमेंट में 36 क्रेडिट्स होते हैं। Okay. उसमें 27 जो क्रेडिट्स रहते हैं वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के रहते हैं और 9 क्रेडिट जो है जो इंटर्नशिप है, जो आपको फील्ड पे जाके इंटर्नशिप करनी पड़ती है, उसके 9 क्रेडिट्स रहते हैं। सब 36 क्रेडिट्स का मास्टर ऑफ मैनेजमेंट कोर्स है। और मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को 30 क्रेडिट का जो है वो। इनके ऑब्वियसली अब फीस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा क्योंकि वो 2 साल की पढ़ाई है, ये 1 साल की पढ़ाई है। हाँ। तो उसमें क्या अंतर है? मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट की जो फी है वो $27,500 कैनेडियन डॉलर है 1 साल की। अच्छा, हाँ। ओके। लेकिन मास्टर ऑफ मैनेजमेंट की जो फी है वो ऑलमोस्ट $35,000 है, जो 1 साल में आपको $17,000 पहले देने पड़ते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो इंटेक्स क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 3 इंटेक्स है, जनवरी इंटेक है, मई इंटेक है एंड सितंबर इंटेक है। और हर एक इंटेक में 150 स्टूडेंट्स आते हैं। और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन से ओरिजिन, कौन से देशों से? मोस्ट ऑफ द अगर आप देखोगे तो उसमें आउट ऑफ 150 स्टूडेंट 50% स्टूडेंट इंडिया से आते हैं। ओह वाओ। हाँ, और उसके बाद सेकंड नंबर जो है जो हाईएस्ट नंबर पे रहता है वो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया से आते हैं। अच्छा। तो क्रैंडल में अगर आप देखोगे तो लगभग 22 या 23 कंट्री या फिर कभी कभी 25 कंट्री से भी इंटेक में बच्चे आते हैं। तो खाली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही होते हैं इन दोनों प्रोग्राम्स में या लोकल्स या कैनेडियंस भी अप्लाई करते हैं? 90 to 95% इंटरनेशनल स्टूडेंट ही होते हैं सर। अच्छा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि PGWP का मेरे जहन में आता है, क्योंकि 2 कोर्सेज हैं और एक 1 साल का है और एक दूसरा जो है 2 साल का है। तो यार PGWP जो वर्क परमिट है आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो कितना मिलता है? मास्टर ऑफ मैनेजमेंट जो कोर्स है जो 2 साल का है, तो उसके लिए आपको 3 साल का PGWP मिलता है। लेकिन मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट 1 ही साल का कोर्स है, तो आपको 1 साल का ही वर्क परमिट मिलता है। ये सवाल जो है ना मेरे को आगे PR की तरफ लीड करता है, क्योंकि यार वर्क परमिट जब 1 साल का मिलता है तो तलवार खड़ी हो जाती है, राइट, PR की, yes. राइट। अब एक्सपीरियंस जिसके पास इंडिया में है फॉर श्योर, आपने कहा उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट भी है, बट अगेन यहाँ कैनेडियन एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। किसी के पॉइंट्स नहीं बन पा रहे होते, किसी के आइल्स में बाद में जनरल में स्कोर उतना नहीं आता, क्योंकि आपको पता है एक्सप्रेस एंट्री में 500 के करीब आजकल जा रहा है। तो अब इसका क्या चारा है या वो बंदा किस तरीके से PR अप्लाई करेगा? क्योंकि आई थिंक ये आपके ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि आपने मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के लिए एक रिस्की कोर्स लिया है। Risky, I don't know if it's a risky course or not. Yes. I'm asking you this question. Yes. Like how you will gonna apply the PR? या क्या आगे का सीन होगा? तामझाम बताओ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट 1 साल का करने के बाद आपको 1 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। लेकिन जो PR का न्यू ब्रुंसविक में प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है, जिसको हम बोलते हैं NBPNP। तो न्यू ब्रुंसविक जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है उसमें एक स्टूडेंट कनेक्शन करके एक स्ट्रीम है। तो स्टूडेंट कनेक्शन स्ट्रीम से आपकी PR होती है, जो मास्टर्स यहाँ पे न्यू ब्रुंसविक की यूनिवर्सिटीज में करते हैं। तो वो फास्टेस्ट वे है आपको PR लेने के लिए। जो अगर किसी बच्चों को 1 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला है तो उस ऑप्शन से आप PR ले सकते हो। तो ये जो स्टूडेंट प्रोग्राम है NBPNP के अंदर कितने टाइम के अंदर PR हो जाती है लगभग अंदाजन? इस स्टूडेंट स्ट्रीम में जैसे कि केस टू केस डिफर है, लेकिन मिनिमम अगर हमने देखा है तो 9 मंथ्स में भी PR हो चुकी है। वो PR हो जाती है? तो आप कब अप्लाई करते हो? जैसे पास हो जाते हो इमीडिएटली तभी अप्लाई कर देते हो? यस, जैसे ही हम यूनिवर्सिटी से हमें ट्रांसक्रिप्ट मिलते हैं, जैसे ही हमारा कॉन्वोकेशन सेरेमनी होता है, मास्टर्स डिग्री का हमें ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, और उसके बाद विद इन 6 मंथ्स आपको इस स्टूडेंट स्ट्रीम के लिए एनरोल होना पड़ता है। ओके।
और इसके लिए कोई स्पेसिफिक और कोई रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट यही है कि आपको न्यू ब्रुंसविक का एक नॉमिनेशन लेटर आपको चाहिए होता है, जो आपको मिलता है विद इन 6 मंथ्स, और वो नॉमिनेशन लेटर आपको लेके आप अप्लाई करते हो एक्सप्रेस एंट्री में। अच्छा, तो आपको फिर बाद में 600 पॉइंट मिल जाते हैं एनपीपीएनपी द्वारा, और फिर वो और एक्सप्रेस एंट्री में जल्द से पीआर हो जाती है। तो इसमें आइल्स का भी बेसिक क्राइटेरिया ही होगा, कुछ ज्यादा चीज? यस, इसमें आइल्स का जो कोर्स है वो 5.5 अबो 6 अबो लगता है जनरल आईएलटीएस। अपार्ट फ्रॉम दिस एआईपी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट में जो स्टूडेंट रहते हैं जिनको 3 साल की वर्क परमिट मिलती है, वो मोस्टली एआईपी के लिए भी चले जाते हैं, व्हिच इज एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसको आपको जो कि एम्प्लॉय ड्रिवन है, जिसको आपको नॉमिनेशन लेटर जो है वो एम्प्लॉयर से लेनी पड़ती है। मतलब एंडोर्समेंट मिलती है आपको एंडोर्समेंट लेटर एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर से। यस राइट, एम्प्लॉयर से, सॉरी। अच्छा धनंजय, क्रैंडल इज अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, काफी नाम है इसका कनाडा में, खासकर एटलांटिक कनाडा में। तो पढ़ाई वगैरह कैसी है, आपको कैसा लग रहा है? क्रैंडल यूनिवर्सिटी के जो मास्टर्स कोर्सेस है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। और क्रैंडल का मैं एक बोलूँगा आपको कि जो यूएसपी है वो एक स्मॉल क्लासरूम साइज, जिसमें एक ही क्लास में 40 स्टूडेंट होते हैं, जिसमें प्रोफेसर हर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस कर सकता है ठीक तरीके से, और आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अचीव कर सकते हो। क्रैंडल का एक ही कैंपस है जो मैंने सुना है, इसके अलावा भी कोई और है? जो इनटेक है क्रैंडल के आगे के, वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, यानी 1 साल के इनटेक क्रैंडल के अगले जो समझो 2024 के इनटेक अभी से ही फुल हो चुके हैं। तो क्रैंडल ने अभी किंग्सवुड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है, और ससेक्स में वो अभी मास्टर ऑफ मैनेजमेंट कोर्स जो यहाँ पे जो चल रहा है वही अभी वो वहाँ पे भी चलाने वाले हैं। तो वहाँ पे उनका मैनेजमेंट, उनकी फैसिलिटीज यूटिलाइज करनी होगी या उनकी फैसिलिटीज यूटिलाइज करनी होगी, लेकिन कोर्स स्ट्रक्चर और सब चीजें सेम ही रहेगी। प्रोफेसर यहाँ के रहेंगे, यस, यहीं के वहाँ के कुछ ट्रैवल करके जाएंगे। सो कोर्स स्ट्रक्चर, प्रोफेसर, सब चीजें सेम ही रहेगी। क्रैंडल ही आपको मास्टर डिग्री नॉमिनेट करेगा। कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद जॉब्स का क्या सिनेरियो है? क्या जॉब्स लग जाती है? क्या ये जो कोर्स हैं आपको एज दे पाते हैं आगे प्रोफेशनल फील्ड में जॉब लेने के लिए? यस, डेफिनेटली, मैं तो 100% श्योर हूँ। जैसे कि आपने अगर हमारे एल्यूमनी का ट्रैक देखा तो हर एक फील्ड में क्रैंडल से जो बच्चे मास्टर्स हुए हैं वो हर एक फील्ड में अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। जिस फील्ड में आप एज अ मैनेजर काम करना चाहते हो उसके लिए एक कोर्स तो बहुत अच्छा है। यार पिछले कुछ टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कनाडा के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स की कमी हो रही है, राइट, खासकर टोरंटो और जीटीए के अंदर, है ना? तो मंगटन सिटी के अंदर अगर मैं बात करूं पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, क्या सिनेरियो है? क्या इजीली पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं यहाँ पे? यहाँ पे वैसे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, लेकिन वहीं अगर मैं एक पॉइंट आपको कहना चाहता हूँ कि जो ड्यूरेशन है वो हर एक का अलग है, केस टू केस बेसिस आप कह सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी आते हैं उनको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है मंगटन में। मैं भी खुद एक सुपर स्टोर में पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। ओके, और आपको पढ़ाई के साथ साथ वक्त मिल जाता है पार्ट टाइम जॉब करने का? इम्पैक्ट तो नहीं आता स्टडीज पे? इम्पैक्ट तो वैसा आता नहीं, क्योंकि जैसे मास्टर ऑफ मैनेजमेंट में आपको एक ही दिन कॉलेज आना है, जैसे यूनिवर्सिटी आना है क्लासेस के लिए। अच्छा, एक ही दिन आना है। और लेकिन मास्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट जिसमें मैं हूँ, मुझे 2 दिन आना है। कितने घंटे की एक क्लास होती है आपकी इन जनरल? इन जनरल हमारी जो क्लास होती है वो 3.5-4 घंटे की एक सब्जेक्ट की होती है। ऐसे दिन में 2 क्लासेस होती है। अच्छा धनंजय, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आता है ना, तो यार उसको ऑब्वियसली रहने के लिए जगह तो चाहिए होती है, रेंट पे घर तो ढूंढना नहीं पड़ता है। तो यार अकोमोडेशन का क्या सिनेरियो है? क्या यहाँ पे आसानी से मिल जाता है? अकोमोडेशन मैं ये कहूँगा कि इतना इजी भी नहीं है और चैलेंजिंग भी नहीं है। ओके, तो मैं 50-50 कहूँगा आपको। बट चैलेंजिंग मतलब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? वैसे जब इंडिया से आप अकोमोडेशन ढूंढते हो तो चैलेंजिंग है, लेकिन जब आप यहाँ पे एक बार लैंड हो जाते हो तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाते हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। जैसे कि फेसबुक मार्केट प्लेस है, फीजी है, और यूनिवर्सिटी भी एक असिस्टेंट प्रोवाइड करती है आपको अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। और इन जनरल किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ आना है तो वो कहाँ पे अपना अकोमोडेशन देखे, फोकस कहाँ करे, कहाँ पे रहना उसके लिए सही रहेगा? जो माउंटेन रोड है
उसमें बस ट्रांजिट जो है वो अच्छा है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो माउंटेन रोड पे है उसके आसपास अकोमोडेशन ढूंढ ले, ताकि आपको पूरे सिटी में जाने के लिए एक्सेसिबल है विद बस सर्विस। और यहाँ पे बस सर्विस कैसी है क्रैंडल यूनिवर्सिटी? क्रैंडल के लिए 50 नंबर का एक स्पेशल बस जो क्रैंडल यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, कैंपस के अंदर। अच्छा। जो 50 नंबर का बस जिसकी फ्रीक्वेंसी हर एक 30 मिनट्स पे है। क्योंकि अकोमोडेशन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो मेरा अगला सवाल ये है कि यार कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, या कितने रेंट पे आपको कमरा या घर मिल जाता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग माउंटेन में अगर आप देखते हो तो अगर प्राइवेट रूम में अगर आप देखते हो तो 600 तक प्राइवेट रूम आपको मिल जाता है। अच्छा। लेकिन आप शेयरिंग में जाते हो तो आपको 500-450 के लगभग भी मिल जा सकता है। और शेयरिंग रूम में जिसमें एक रूम में 2 लोग रहते हैं, शेयरिंग रूम। ऐसा कोई घर मिल जाता है जैसे कि एक प्राइवेट घर ले लिया या टाउन हाउस ले लिया, जिसमें 3-4 क्लास के लोग साथ में इकट्ठे मूव हो गए? यस। तो वैसे 2 BHK और 3 BHK अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, जिसकी कॉस्टिंग आपको लगभग, अगर 2 BHK अपार्टमेंट है वो 1000 से 1200 तक है, और 3 BHK अपार्टमेंट आपको 1200 से लेके 1600 तक मिल जाते हैं, जिसमें 3 BHK में 3 से 4 स्टूडेंट रह सकते हैं, 2 BHK में भी 3 स्टूडेंट्स अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो डू यू माइंड आप शेयर करो कि क्या आपकी क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है, लाइक रेंट और राशन पानी, ऑब्वियसली यू नो खाते पीते तो हो गए, वहां से तो काम चलता नहीं, तो कितने में आपका महीने का गुजारा चल जाता है? थोड़ा बाइफरकेट करके बता देना, और ओवरऑल टोटल। डेफिनेटली में तो वो तो इम्पोर्टेंट चीज़ है हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। तो 600 जो डॉलर्स है वो 600-650 अकोमोडेशन के हो गए, यूटिलिटीज़ के 50 to 75 डॉलर्स हो गए, और उसके बाद जो वाईफाई है, टेलीफोन बिल है और ग्रोसरीज है, ग्रोसरीज आपको कम से कम $250 की लग जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि एक स्टूडेंट का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो 1000 to 1100 तक अभी जा चुका है कनाडा में। जैसे आपने बताया कि आपकी पार्ट टाइम जॉब भी है, तो आप उसी से ही गुजारा चला ही लेते हो कि 20 घंटे उतने इनफ होते हैं कि आपकी जो अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो निकल जाए आराम से, और या आप कुछ पैसा बचा सको या घर भेज सको? वैसे तो अभी के सिनेरियो में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने जैसे आपको बताया कि 1000 तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ही जा रही है, और पार्ट टाइम 20 आवर्स की जॉब से आपको पूरे मंथ में $1200 ही डॉलर आ रहे हैं। अच्छा, इतना ही बन पाता है? हाँ, तो 200 ही आपके बच रहे समझो एज अ रियल सेविंग। और आपकी जो GIC है $730 जो आती है आपको मंथली, या फिर $750 आती है, वो तो आप अगले जो सेमेस्टर की फीस पेड करनी है आपको, उसके लिए आप सेव कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ आपके 700 से $750 महीने के बच सकते हैं इफ यू आर वर्किंग पार्ट टाइम। तो वो 750 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो काइंड ऑफ एक अगले सेमेस्टर या एक साल का कुछ कंपोनेंट 40-50% कंपोनेंट आपका इजीली फीस का निकल सकता है। किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को अगर क्रैंडल में आना है, अप्लाई करना है, और वो आगे आना चाहता है एंड प्लान करना चाहता है, तो व्हाट सजेशन यू प्रोवाइड, व्हाट रिकमेंडेशन यू गिव? क्या एडवाइस दोगे, और या क्या टिप दोगे? मैं बोलूँगा उसे क्या करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि वो मेंटली भी प्लान्ड हो और यहाँ आए उसको कोई भी अड़चन या कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप मास्टर्स के लिए क्रैंडल में आना चाहते हो तो आपको प्रिपरेशन कम से कम 1.5 साल पहले करनी है। जैसे कि हम अभी 2023 में है, और क्रैंडल की ऑलमोस्ट 2024 की इनटेक्स फुल है, आगे की 2 से 3 इनटेक फुल रहती है। तो अगर 2025 में आपको आना है क्रैंडल में, तो आपको अभी से ही 1.5 साल पहले, 1 साल पहले तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरा जो मैं अभी जो आगे का पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्किल सेट में आपको फ्रेंच लैंग्वेज का मैं बोलूंगा। फ्रेंच लैंग्वेज आप चैलेंज मत समझिए यहाँ पे जॉब्स के लिए, वो चैलेंज नहीं है, लेकिन अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज अगर आता है तो आपको ऐड ऑन हो जाएगा आपके स्किल सेट में। तो आपको एक अच्छी जॉब, फील्ड जॉब अगर आपको पानी है किसी फील्ड में स्पेसिफिक, तो फ्रेंच लैंग्वेज आपको हेल्प कर देगी। तो मतलब ऑप्शंस और खोल देगी, ऑप्शंस और आपके ओपन हो जाएंगे, क्योंकि जो न्यू ब्रंसविक है वो बिलिंगुअल है, राइट, एंड यहाँ पे इंग्लिश फ्रेंच दोनों चलती है, राइट। तो तीसरे नंबर पे जो बात मैं सबसे लास्ट में अभी कहूँगा कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप अगर करना चाहते हो यहाँ पे, तो आपको पहले से ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी।
तो जैसे कि आपको कैनेडियन वे में आपको सीवी प्रिपेयर करना है, जैसे कि यहाँ पे जो सिस्टम सब है वो ATS फ्रेंडली सीवी रहते हैं, तो आपको वो देखना है। कवर लेटर आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको SOP कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है। और प्रोफेशनल वे में आपको इस स्किल्स के ऊपर आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, वही उसके ऊपर आपको फोकस करना है। एक लास्ट बात आपसे, हाउ इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? अभी तक 6 महीने आपके कैसे बीते? मेरे तो बहुत सारे अमेजिंग यानी मेरे एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैं तो देखो एकेडमिक्स तो मैं कर रहा हूँ क्रैंडल में, मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन कनाडा इज ऑल अबाउट कनेक्शंस एंड रेफरेंसेस, यू नो। सो मैं जैसे कि हम जैसे इंडिया से यहाँ पे आ जाते तो हम सिर्फ हमारे इंडियंस फ्रेंड होते, लेकिन अभी आपको मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे 6 कंट्री के मेरे फ्रेंड्स हैं। तो वही कनाडा इज ऑल अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे बहुत सारी आप चीज़ें सीखते हो लोगों से, और आपका वैसा लेकिन व्यू होना चाहिए, और प्रोफेशनल वे में, और बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी में आप बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो। इसके लिए तो कनाडा है। इट वॉज रियली फन स्पीकिंग विद धनंजय, और टाइम दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बाकी यार आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आई होगी यार। ऑब्वियसली इतनी सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, राइट। मैंने उस बंदे से कोशिश की है पूछने की जो यहाँ पे स्टूडेंट है, जो परस्यू कर रहा है क्रैंडल के अंदर। कोई भी क्वेरी हो तो मैं धनंजय की ईमेल आईडी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के नीचे। सो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, just send him an email. He's a wonderful guy and he is very helpful and very cooperative. बाकी कोई भी और सवाल हो तो Instagram हैंडल है आपके पास हम लोगों का candid_canucks। नहीं तो यार आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे। अगर वीडियो पसंद आई है और इंफॉर्मेटिव लगी है तो यार प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना यार वीडियो को, ताकि यार हम लोगों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। एंड चैनल के मोटिवेशन के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, बढ़िया इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, सी या।